हाथ में कुछ ऐसा नहीं लेकर के निकल सकते थे जिससे लगे कि ये अपना बिस्तर बैग कुछ बांध करके छोड़ के जा रहे हैं। इतना खौफ था। और वो दिन है, आज 35 वर्ष हो गए, उस घर को झांकने नहीं जा पाए हैं। सुशील जी, जो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, कितनी परसेंटेज तक वो फिल्म रियलिटी के करीब थी? एक 2.5-3 घंटे की फिल्म में आप लाखों लोगों के जिए हुए भुगते हुए अनुभव को नहीं डाल सकते, लेकिन उसकी सत्यता पर, उसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। क्या कुछ याद है उस पीरियड का? माताओं को डर लगता था कि आप सुरक्षित वापस आएंगे कि नहीं, आप चोट खाएंगे, पीटे जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पहचान है उसको लेकर के एक द्वेष है और सहमे हुए रहते थे। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मेरा घर तो उन लोगों ने जलाया जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हुआ पला बड़ा। एक प्रोफेसर को और उसकी पत्नी को उनके स्टूडेंट्स ने इतनी बेरहमी से, इतनी निर्दयता से मारा और उससे पहले अपमानित किया। प्राणा गंजू और प्रोफेसर गंजू को। हमारे हाई कोर्ट के जज थे रिटायर्ड जस्टिस नीलकंठ गंजू, शहर के बीचों बीच हार्ट ऑफ श्रीनगर हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर सरेआम मार दिए गए। जब आपको ये पता चला कि इस तरह से लोग आ रहे हैं या लोग परेशान हैं और एक बर्बरता हो रही है, एक वायलेंस हो रहा है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उस वक्त पहली थॉट क्या आई थी? वंदहामा में पूरे के पूरे गांव को खड़ा करके 28 लोगों को गोली मार दी गई। नदी मर्ग में इसी तरह का नरसंहार हुआ। संग्रामपुरा में इसी तरह का नरसंहार हुआ। यासीन मलिक ने बीबीसी के हार्ड टॉक में टिम सेबेस्टियन को एक इंटरव्यू में कहा है कि हाँ, हमने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मारा। बिट्टा कराटे ने इंटरव्यू में बोला कि 20 के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया। वो भी जिंदा है। जो एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, आपका इस पर क्या टेक है? आप 370 को हटाना पहला कदम मान सकते हैं। अगर आप उसको आखिरी कदम और एकमात्र कदम मान करके बैठ जाएं, तो वहां तो वही ढाक के 3 पात है। आपका डेटा क्या कहता है कि कितने कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू वापस गए? कोई नहीं। क्यों? 370 केवल एक बॉक्स को चेक करना, एक एहसान जता देना देश पर कि देखो हमने कहा था 370 डन। जैसे कहा ना, राम मंदिर डन, 370 डन, CAA डन। ये डन डनाडन डन वाली जो राजनीति है कि जमीन पर आपने कश्मीर में कुछ चेंज लाया कि नहीं लाया, उसकी कोई चिंता नहीं। उमर अब्दुल्ला की सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? उमर अब्दुल्ला की सरकार से कोई क्या उम्मीद कर सकता है? ये वही सरकार है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार, जो हमारे निष्कासन के समय भी थी। वो तब फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का गठबंधन था। ये उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन है, उन्हीं के बेटों का। कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कश्मीरी हिंदुओं ने एका दिखाते हुए वापस घाटी की तरफ जाने का एक मंशा बनाई हो? हुई ना, हुई। पिछले 30-35 सालों में यद्यपि समुदाय ने देखा कि वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, सुधरी नहीं है, तो जाने का सवाल नहीं होता, लेकिन व्यक्तियों ने निजी तौर पर ये जोखिम उठाया और गए, मारे गए। अब क्यों नहीं ये मांग कह लीजिए कि या वापसी का एक निर्णय या एक अपना प्रतिनिधित्व का निर्णय अब क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका हमें आज तक उत्तर नहीं मिला। हमसे प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है कि चाहते क्यों नहीं हो। अब तो 370 भी हट गया, किसी से पूछ के नहीं छोड़ा था, किसी की अनुमति लेने नहीं गए थे, अपना सर्वस्व वहां त्याग करके आ गए। आज अगर परिस्थितियां ठीक होंगी तो हम किसी की अनुमति नहीं लेंगे। हम तो निकाले ही इसी वजह से गए थे ना कि हम इस देश के प्रति निष्ठावान थे, हम तिरंगे के प्रति निष्ठावान थे, हम अपना धर्म बदल लेते, हम भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रह लेते आराम से। अगर आपको सामान्य लगता है तो हटाइए FSPA को,
वो नहीं हटाएंगे, लेकिन ये पाखंड करेंगे कि कश्मीर सामान्य हो गया। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। कॉमन सेक्शन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं और कुछ एपिसोड से कह लूँ, पिछले 30-40 एपिसोड्स की अगर मैं बात करूं तो हर कुछ एपिसोड के बाद एक नाम का आप ही लोगों ने जिक्र किया कि क्यों नहीं आप उनको बुलाती हैं, हम उनको सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए, थंबनेल से तो आप जान ही गए होंगे, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि थंबनेल से आप जान गए होंगे हमारे गेस्ट कौन है और कश्मीर को लेकर के लगातार जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, लोगों के बीच में बहुत सराहा जा रहा है। एक एक्टिविज़म, एक एक्टिविस्ट की तरह जिस तरह से अपनी आवाज़ उठाते आए हैं टाइम एंड अगेन, इश्यूज़ को लेकर के, मुद्दों को लेकर के। आइए स्वागत करते हैं सुशील जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्मृति जी इस निमंत्रण के लिए और इस अवसर के लिए। सुशील जी, बहुत सारी बातें हैं आपके साथ करने के लिए। पहली बात है कि पब्लिक ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था आपके नाम की, तो मेरे लिए ये तो क्लियर था आपको आमंत्रित करना। हालांकि थोड़ा समय लग गया आपको बुलाने में स्टूडियो तक, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और चलिए बात यहीं से शुरू करती हूँ मैं। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और भी चर्चाएं होती रहेंगी, अलग अलग सवाल अभी आएंगे जो मेरी भी क्यूरियोसिटी है आपसे पूछने की। लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं आपके कश्मीर में बड़े होने के, कश्मीर के दिनों के, वो क्या एक्सपीरियंसेस आप शेयर करेंगे? और आपके एक्टिविज़म में जो आप अपना इतना आवाज़ उठाते हैं या अपना इतना वोकल हैं इशूज़ को लेकर के, बहुत डंकी की चोट पे अपने फैक्ट्स के साथ अपने पॉइंट्स रखते हैं, कितना बड़ा रोल प्ले करता है वो एक्सपीरियंस इस एक्टिविज़म को शेप करने में? बहुत अच्छा प्रश्न है स्मृति जी, क्योंकि कश्मीर में जब अभी होश भी नहीं संभाला था और उसका अनुभव याद करता हूँ, और फिर देश भर में कश्मीर के बारे में जो आख्यान चला, जो कथा प्रसंग चला, जो एक धारणा बनी, उसको देखता हूँ तो ज़मीन आसमान का अंतर है। जब ये सुनता हूँ, पढ़ता हूँ कि कश्मीर 1990 से पहले बड़े सौहार्द का एक उदाहरण था, वहाँ आपसी भाईचारे की पराकाष्ठा थी, वहाँ प्रेम और एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार की जैसे शहद की नदियाँ बहती थीं। वो सूफी तारतम्य का और सौहार्द का एक अनूठा उदाहरण था। मतलब ऐसा पाखंड, इस तरह की लीपापोती मुझे नहीं लगता किसी और क्षेत्र या किसी और समाज या किसी और समुदाय या उसके अनुभव को लेकर के कभी हुई हो। हमने जिस तरह इतिहास की पुस्तकों में अपने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है, झुठलाया है, उससे कहीं अधिक पाखंड हमने कश्मीर के विषय में किया है। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये 100% हिंदू आस्था का केंद्र कश्मीर, भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्गम का क्षेत्र, संस्कृत के अधिकांश साहित्य के सृजन का क्षेत्र, यह कश्मीर पिछले 600 सालों में पूर्णतया हिंदू, सनातनी, वैदिक, आगमिक इस संस्कृति की पृष्ठभूमि का क्षेत्र आज हिंदू विहीन कैसे हो गया? रातों रात तो नहीं हुआ। अगर ऐसा ही होना था तो शेष भारत में क्यों नहीं हुआ? कश्मीर में ही क्यों हुआ? इस पर जिस तरह का पर्दा डाला गया, जिस तरह का झूठ बोला गया,
गढ़ा गया और उसको सबको घुट्टी में घोल के पिलाया गया, वो आश्चर्यचकित करता है। क्योंकि मैं बचपन में खेलने भी जाता था तो नानी कहती थी कि किसी से झगड़ा मत करना वरना नहीं जाने दूँ। अब बच्चों में आपस में तो तू मैं होती ही है, बारी को लेकर, किसी और चीज़ को लेकर। आप कैसी भी बेईमानी हो सह जाइए, कुछ भी कहा जाए सुन के अनसुना कर दीजिए, झगड़ा मत कीजिए। माताओं को डर लगता था कि आप सुरक्षित वापस आएंगे कि नहीं, आप चोट खाएंगे, पीटे जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पहचान है उसको लेकर के एक द्वेष है। आपको चिन्हित किया जाता है कि आप हिंदू। और हम उन दिनों मोहल्लों में 50 घरों का मोहल्ला है तो 2 या 3 घर, 4 घर ऐसे छितरे हुए थे पूरे घाटी में और सहमे हुए रहते थे। एक कार्यक्रम हुआ था आज से कोई 10-12 साल पहले हिंदी चैनल पर हमारे निष्कासन को लेकर, तो यही प्रश्न आया कि आप तो वहाँ सदियों से रह रहे थे, तो हमारे एक बहुत वयोवृद्ध विद्वान लेखक विचारक हैं डॉक्टर तोश खानी, उन्होंने टोका, उन्होंने कहा रह नहीं रहे थे, सह रहे थे। इतने द्वेष, इतनी आक्रामकता, इतनी घृणा के बावजूद यदि आप अपनी पहचान को, अपनी अस्मिता को, अपनी आस्था को बनाए रखते हैं, उसको ढकते छुपाते नहीं हैं, आप माथे पर तिलक लगाकर निकलते हैं, आप अपने मंदिरों में पूजा करते हैं, अपने उत्सव मनाते हैं, तो उसके लिए जिस साहस की आवश्यकता है, जिस प्रतिरोध की, जिस रेजिस्टेंस की आवश्यकता है, उसको किसी तरह संजोकर जीते हैं, पीढ़ियां पालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब ठीक ठाक है। समय समय पर वहाँ ऐसी घटनाएं हुई कि पूरे समुदाय का मनोबल टूट जाए, कमर टूट जाए, निकलना पड़ जाए। सुशील जी, जो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म आई थी, बहुत पसंद किया गया था और बहुत रेवोल्यूशनरी उसको बोला जा रहा था उस फिल्म को। और कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस के बारे में ये फिल्म उसके इर्द गिर्द जो बुनी हुई थी, वास्तविकता से के कितने करीब ये फिल्म आप मानते हैं? क्योंकि इस फिल्म को कहीं ना कहीं बनाने का ये भी पर्पस था कि जो प्रेजेंट अपकमिंग जनरेशन है, मिलेनियल्स की, जो 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे हैं, उन तक भी इन्फॉर्मेशन जाए, उन तक भी, उनको भी पता चले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में कि क्या हुआ था कुछ वर्ष पहले। कितनी परसेंटेज तक वो फिल्म रियलिटी के करीब थी? मैं उसको 100% सत्य पर, वास्तविक घटनाओं पर आधारित मानता हूँ। एक फिल्म बनाने के लिए जिस तरह का क्रिएटिव लाइसेंस लेना पड़ता है, अब जैसे आपने पात्रों के नाम थोड़े बदल दिए, आपने 2 या 3 घटनाओं को एक घटना में जोड़कर दिखा दिया, जबकि वो सभी घटनाएं हुई थीं, लेकिन कथानक के, कहानी के प्रवाह को बनाए रखा जाए और उसमें एक तारतम्य हो, एक तरह की रैशनल फ्लो हो, उसके कारण जो आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, उसको अगर निकाल दिया जाए, क्योंकि वो आवश्यक हैं, तो फिल्म 100% खरी है, एकदम सत्य पर आधारित है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक 2.5-3 घंटे की फिल्म में आप लाखों लोगों के जिए हुए, भुगते हुए अनुभव को नहीं डाल सकते।
आपको उनमें से जैसे हांडी से 2 चावल निकालने होते हैं देखने के लिए कि कितने पके हैं, इसी तरह 2, 3, 4, 5 घटनाओं, पात्रों को लेकर के आप उस पूरे घटनाक्रम, उस कालखंड, उस अनुभवों के सागर को किसी तरह संजोते हैं उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसकी झलक दिखाने के लिए, उसका स्वाद चखाने के लिए। तो उन सीमाओं में रह करके जो ये फिल्म बनी है, कुछ कह सकते हैं कि कुछ पात्र और अच्छे से मांझे जा सकते थे, कुछ अभिनय में कहीं पर, कथानक में कहीं पर झोल रहा हो, लेकिन उसकी सत्यता पर, उसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उस समय का आपको क्या कुछ याद है उस पीरियड का? और क्योंकि आई एम श्योर अगर आप एक एक्टिविज्म में आप उतरे हैं तो एक बहुत बड़ी फोर्स रही होगी, क्या कुछ याद है उस पीरियड का? फैमिली, आप? मैं दिल्ली में था जी। जनवरी का महीना था, बहुत ठंड होती है दिल्ली में, कश्मीर में तो और भी ज़्यादा होती है। आधी रात को मेरी कज़न, मेरे मौसी की लड़की जो गोद में थी, उसको लेकर के मेरी मौसी हमारे दरवाजे पर पहुंची आधी रात को, 10 अकेली, कश्मीर से ट्रैवल करके आई, दिल्ली आती हैं? दिल्ली आई। उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हमारे यहाँ घर पे फ़ोन था लेकिन उनके घर पे नहीं था। चिट्ठियाँ डालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने एक तार डाली जो उनके आने के 2 दिन बाद हमको मिली, हमें पता ही नहीं था वो आ रही हैं। और वो आई, दरवाज़ा खोला, वो बिलख करके वहीं ड्योढ़ी पर बैठ गईं। उनको संभलने में समय लगा और उसके बाद उन्होंने बताया क्या हुआ। कुछ ही दिनों में बहुत से अन्य लोग आ गए। हमारा 2-3 कमरों का घर था, डीडीए का एक फ्लैट था, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया। और पिताजी को दिल्ली में परिवारों को टिकाने के लिए किराए के मकान ढूंढने पड़े, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ी, उनका खर्चा चल सके इसके लिए कहीं कुछ छोटा मोटा काम, नौकरी, धंधे, सब काम छोड़कर इसमें लगना पड़ा। इसका दुख कि घर लुट गया है, किसको क्या आघात लगा है, ये सब एक तरफ, उस पर तो शोक मनाने का समय ही नहीं मिला। और ऐसा लगता था तब कि कुछ 2-4 हफ्तों की बात होगी, लौट जाएंगे। ये एक ज्वार आया है हिंसा का, ये इतना बड़ा देश है, 90 करोड़ का देश था तब, 15 लाख की फौज थी, पुलिस थी, अर्धसैनिक बल थे, न्यायालय थे, संसद थी, चुना हुआ प्रधानमंत्री था, मानवाधिकारों की घोषणा थी, संविधान था, लोकतंत्र था। ये इतिहास में छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई रियासतों वाला देश नहीं था, जिसकी अपना कोई केंद्रीय सत्ता ना हो, कोई केंद्रीय व्यवस्था ना हो। तो विश्वास नहीं होता था, लगा कि एक क्षणिक थोड़ा सा कुछ भूचाल उबाल आया है। उन लोगों को भी यही लग रहा था कि हम थोड़े दिन बाद घर वापस चले जाएंगे। हाँ। कुछ नहीं लेके आ पाए थे, लाना भी नहीं चाहते थे। जो पहना हुआ है, जो उसका समय भी नहीं था, अवसर नहीं था। वो ऐसा दिखना भी नहीं चाहते थे कि घर से निकले हैं तो जा रहे हैं। ऐसे उन्होंने भाव दिया जैसे मानो अभी बाजार जा रहे हैं या किसी से मिलने या काम से जा रहे हैं, और किसी तरह जान बचाकर निकले। हाथ में कुछ ऐसा नहीं लेकर के निकल सकते थे जिससे लगे कि ये अपना बिस्तर, बैग कुछ बांध करके छोड़ के जा रहे हैं, इतना खौफ था। और वो दिन है, आज 35 वर्ष हो गए, उस घर को झांकने नहीं जा पाए हैं। इसकी हालत क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये है ये त्रासदी। फिर किससे सुने कि लोग कैसे मारे गए, किस हालात में पाए गए, किन लोगों ने किया ये। मेरे एक मित्र हैं,
वो कहते हैं कि मेरा घर तो उन लोगों ने जलाया जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हुआ पला बड़ा। एक प्रोफेसर को और उसकी पत्नी को उनके स्टूडेंट्स ने इतनी बेरहमी से, इतनी निर्दयता से मारा और उससे पहले अपमानित किया, प्राणा गंजू और प्रोफेसर गंजू को। हमारे समुदाय के एक बहुत बड़े नेता थे, वो तो 13 सितंबर 1999 यानी 19 जनवरी यदि हम सांकेतिक रूप से अपने निष्कासन का दिवस मनाते हैं तो उससे 4 महीने पहले कश्मीर में सड़क पर दिन दिहाड़े मार दिए गए। हमारे हाई कोर्ट के जज थे रिटायर्ड जस्टिस नीलकंठ गंजू, शहर के बीचों बीच हार्ट ऑफ श्रीनगर हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर सरेआम मार दिए गए। और ये जतलाया जा रहा था कि अगर ये लोग जो आपके सर का ताज हैं, जिनको देख करके आप गर्व करते हैं, उनकी अगर ये हालत है कि वो सड़क पे शव पड़ा है, कोई मुंह नहीं ढक रहा है, कोई पानी नहीं पूछ रहा है, कोई पास जाके फटक नहीं रहा है, मदद नहीं कर रहा है, अस्पताल नहीं पहुंचा रहा है, तो आप लोग किस खेत की मूली हैं? ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई। आपके परिवार में सुशील जी, जो आपके रिश्तेदार आपके, क्योंकि क्या होता है ना कि वो एक ऐसा समय था जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था कि पड़ोसी भी मामा, चाचा, चाची ये रिश्ते बन जाते हैं। हम एक नाम दे देते हैं, पड़ोसी नहीं कह के पड़ोस वाले चाचा। ज़रूरी नहीं है कि कोई रिश्ता हो आपका, ब्लड का रिलेशन हो, वो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में जब आपको ये पता चला कि इस तरह से लोग आ रहे हैं या लोग परेशान हैं और एक बर्बरता हो रही है, एक वायलेंस हो रहा है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उस वक्त पहली थॉट क्या आई थी? आप तो बहुत यंग होंगे उस वक्त। देखिए, मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। डॉक्टर शक्ति भान श्रीनगर का एक मशहूर अस्पताल है, वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट थी। बड़े बड़े परिवारों में, नामचीन परिवारों में जो नए बच्चे पैदा हुए वो उन्होंने संभाले, अस्पताल में डिलीवर किया। जब उनके घर के बाहर सैकड़ों की भीड़, उन्मादी भीड़ नारे लगा रही थी, उन्होंने फ़ोन लगाए जिनको जानती थी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे वो पुलिस के हेड हों, चाहे मिनिस्टर हों, एमएलए हों, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अकेली थी। वो कहती हैं कि मैंने सूर्योदय की इंतज़ार में पूरी रात काटी। जब लगा कि अब बाहर लोग नहीं हैं और उजाला हो रहा है, तो जो एक छोटा सा बैग अपनी गाड़ी में रखा, बैठी, एक नज़र उस अपने घर को आंख भर के देखा और फिर आज तक वहां नहीं आई। गाड़ी चला के सीधा जम्मू पहुंची। ये हाल था उस महिला का जो एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत सम्मानित प्रोफेशनल थी, जिनके हाथ से पूरे शहर की सिर्फ मदद हुई थी। पड़ोस की बात कर रही हैं आप, एक इंजीनियर थे बालकृष्ण गंजू। वो जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का सेंट्रल ऑफिस एक्सचेंज था, श्रीनगर का टेलीफोन एक्सचेंज, उसमें एज ए टेलीकॉम इंजीनियर नियुक्त थे। उनको ढूंढते हुए आए 4 जिहादी। उनकी पत्नी ने कह दिया कि वो घर पर नहीं है और इन्हें पता था कि खतरा है, तो वो जा करके छत पर एक चावल का बड़ा सा ड्रम था, उसमें छुप गए। कश्मीर में घर एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं, पुराना शहर है श्रीनगर। अगर खिड़की खुली हो तो आपका पड़ोसी आपके घर में क्या हो रहा है देख पाता है। तो जब वो जा रहे थे नीचे थोड़ा ढूंढ ढांढ के, तो पड़ोस की एक महिला ने उन्हें वापस बुलाया, कहा कि वो ऊपर है। वो वापस आए और ऊपर गए और ऊपर चावल के ड्रम में, जो कि फिल्म का सीन दिखाया गया,
उसको वहीं गोली मारी। ये पड़ोसी ने किया। और जब उसकी महिला ने, उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो हमारे घर के अन्नदाता को मार दिया है, अब हम क्या खाएंगे, तो खून सने चावल उसके मुंह में ठूसे और कहा कि ये बच्चों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। उन्होंने कहा कि मुझे भी मार दो, क्यों जिंदा छोड़ के जा रहे हो। उन्होंने कहा इस पर रोने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। ये स्थिति थी। आज लोग पाखंड करते हैं कि ये तो पता नहीं कौन कहाँ से आए थे, कोई अफगान था, कोई सूडानी था, कोई यमन से आया था या कोई चेचनिया से आया था। ऐसा नहीं है, ये वहाँ के स्थानीय लड़के थे और हमारे पड़ोसियों ने हमारी मुखबिरी की और ये ऐसा करके गए। इनमें से किसी पर हजारों एफआईआर हैं स्मृति जी, आज तक किसी पर मुकदमा नहीं चला है। इन लोगों ने इंटरव्यूज दे करके ये डींग हाकी के हाँ हमने मारे थे। अब यासीन मलिक ने बीबीसी के हार्ड टॉक में टिम सेबेस्टियन को एक इंटरव्यू में कहा है कि हाँ हमने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मारा। वो भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वर्दी में था, न सिर्फ उसको, उसके 4 साथियों के समेत मारा। वो टाडा में केस चल रहा है, 35 वर्ष हो गए, वो चल ही नहीं रहा है केस। बिट्टा कराटे ने इंटरव्यू में बोला कि 20 के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया, वो भी जिंदा है। ऐसे हजारों केस हमारी सुप्रीम कोर्ट तक ने 3-3 बार याचिका दी उन्हें कि कम से कम इस पर मुकदमे चलें, हमारी न्याय प्रक्रिया तो बाधित ना हो, ये जिम्मेदारी है आपकी। हमारी याचिका को एडमिट तक नहीं किया गया, उस पर बहस होने की तो बात छोड़ दीजिए। और इस काम में अभी जो रिटायर हुए हैं ना चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, तीनों सुनवाइयों में वो पीठ में से एक जज थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने कार्यकाल में और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद। शर्म आनी चाहिए कि एक पूरे के पूरी संस्था को, सर्वोच्च न्यायालय हमारी पूरी न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, उसको लज्जित किया, कालख पोत दी उसके मुंह पर। पता नहीं कैसे ये न्यायमूर्ति बने फिरते हैं। इनसे पहले के चीफ जस्टिस से दीपक मिश्रा, उनसे पहले के चीफ जस्टिस से जस्टिस JS केहर, इन तीनों ने उन पीठों में अध्यक्षता की। उनके साथ जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जस्टिस केहर के साथ भी, जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ भी, और फिर स्वयं सुनने से मना कर दिया। जबकि PIL में जस्टिस भगवती ने कहा था कि अगर कोई पोस्ट कार्ड भी आ जाए तो हम उसको जनहित याचिका मानेंगे, और पोस्ट कार्ड छोड़िए, हम स्वतः स्फूर्त निर्णय लेंगे, सुओ मोटो एक्शन लेंगे अगर हमें पता चलता है कि ऐसा हुआ है। लेकिन हमारे विषय में लकवा मार गया इस पूरी न्याय व्यवस्था को। तो ये एक समग्र का अनुभव है, पूरे समुदाय का अनुभव है, इस देश का अनुभव है कि हमें लेकर के कैसी उदासीनता थी, कैसी उपेक्षा थी। आर्टिकल 370 और इस इशू को मैं भी कनेक्ट करूंगी, लेकिन सबसे पहले ये जो एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, आर्टिकल 370 को अगर आपने सही परिप्रेक्ष्य में समझना है तो ये जान लीजिए कि ये एक ऐसा अपवाद था हमारे संविधान में जो कश्मीर को अलग रखने की एक संवैधानिक व्यवस्था देता था। मतलब कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होगा, ये 370 के माध्यम से था। कश्मीर अपनी नागरिकता अलग से परिभाषित करेगा, ये 370 से। कश्मीर में भेदभाव होगा, कोई आम नागरिक तो नहीं शेष भारत का, राष्ट्रपति भी अगर चाहे तो 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता। वहां पर यदि महिलाएं बाहर शादी करती हैं, तो ये सब जितने भी भेदभाव थे, इनको एक संवैधानिक छत्र छाया मिली थी 370 की। और जहां तक कि इस देश के हितों का सवाल है, ये तो खैर नागरिकों के साथ भेदभाव हुआ, इस देश के हितों का सवाल है, जब ये निरस्त की गई धारा
तो पाकिस्तान ने भारत के राजदूत को एक्सपेल किया। चीन सुरक्षा परिषद चला गया यूएन की, एक नहीं 3 बार। तो आप समझ लीजिए कि हमारे संविधान में रह करके ये अनुच्छेद किनके हितों की पूर्ति कर रहा था। तो इसका जाना जरूरी था। ये एक ऐसा वटवृक्ष था जिसकी छत्र छाया में पूरा जिहाद फला फूला पनपा कश्मीर में। स्वायत्तता के नाम पर वहाँ अलग प्रधानमंत्री, अलग संविधान, अलग ध्वज, देश की संसद के अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः बाहर 100 से ज़्यादा ऐसे कानून थे जो वहाँ लागू नहीं होते थे। मूलभूत कानून आप सोचिए, जिन्हें हम अपनी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, कश्मीर में उसकी कोई अवधारणा नहीं थी, लागू ही नहीं होते थे। तो ऐसी परिस्थिति 370 ने पैदा की। स्वायत्तता के नाम पर जो बजट जाता था वो खा पी जाते थे, लूट जाते थे। पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू हो पाई तो नीचे तक डिवॉल्व नहीं होता था। आरक्षण मिलता था हमारे यहाँ वंचितों को, वहाँ पर नहीं होता था। तो ऐसे में अगर मैं वहाँ का जिहादी अलगाववादी होता तो मैं इस देश को कहता कि आप हमें अलगाववादी कह रहे हैं, आपने तो व्यवस्था बनाकर हमें अलग रखा हुआ है, आप ही ने अलग रखा है और अलगाववादी हमें कह रहे हैं। तो देश को इस पाखंड को दूर करना आवश्यक था। तो 370 का जाना बहुत देर से हुआ, बहुत नुकसान उठा करके हुआ, लेकिन हुआ ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। ये अदम्य राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचायक है। लेकिन अगर मैं आपके आने वाले प्रश्न को प्रीएम्प्ट करूं, कितने कश्मीरी वापस गए हिंदू, कितने कश्मीरी जब से एब्रोगेशन हुआ है इस आर्टिकल का, क्या रफ फिगर्स क्या हैं सुशील जी, जो एक्सोडस हुआ था कश्मीरी हिंदुओं का वैली से? 75,000 फैमिलीज, आप सोच सकते हैं कि करीब 4.25 लाख लोग, 4.25 लाख लोग, मेरे पास भी यही डेटा है। 4.25 लाख लोग वहाँ से रातों रात गए, निकलना पड़ा उनको, जो आज बढ़ करके कम से कम 6.5-7 लाख हो गए हैं। ऐसे में एब्रोगेशन के बाद से, जब से वो रिपील हो गया है, हट गया है, ऐसे में आपका डेटा क्या कहता है कि कितने कश्मीरी हिंदू वापस गए? कोई नहीं। क्यों? इसी पर मैं आ रहा था। 370 हटाना कागज पर की हुई एक कार्रवाई है। प्रस्ताव संसद में लाया गया, उस पर खुली बहस हुई, पूरी व्यवस्था को और पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उसको निरस्त किया गया, उस पर राष्ट्रपति जी का अनुमोदन हुआ और वो संविधान से बाहर हुई। ये एक औपचारिक प्रक्रिया थी जिहाद को प्रश्रय देने वाली वैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की। लेकिन उसके भीतर रह करके जो जिहाद कश्मीर में पनपा 75 साल, उसको तो उस जमीन से जाकर खरपतवार की तरह उखाड़ना है ना। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में, वहाँ के विश्वविद्यालयों की फैकल्टी में, वहाँ की अफसरशाही में, नौकरशाही में, वहाँ की न्याय व्यवस्था में, वहाँ की पुलिस व्यवस्था में, वहाँ की मीडिया व्यवस्था में, वहाँ की सिविल सोसाइटी में जो उसने जड़ें जमाई हैं, उसको तो उखाड़ना है ना। आप 370 को हटाना पहला कदम मान सकते हैं। अगर आप उसको आखिरी कदम और एकमात्र कदम मान करके बैठ जाएं तो वहां तो वही ढाक के 3 पात है। और वैसा ही हुआ। हमने पूछा इन बड़ी बड़ी खोपड़ियों से कि भाई क्या सोच के ये किया है? हमको निकले हुए तो 30 साल हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि जो वहां पिछले 15 साल से लगातार रह रहे हो, यानी अब हम अपनी पहचान से, उस भूमि के साथ अपने रिश्ते से भी गए। अरे ये तो हमने सोचा नहीं था। यानी अब हम किसी नीति और निर्णय में एक फैक्टर भी नहीं है कश्मीर को लेकर। तो अब क्या करेंगे? कहते देखिए, प्रतीक्षा कीजिए, कुछ ना कुछ करेंगे। पूरा अप्रैल निकल गया, पूरा मई निकल गया, पूरा जून निकल गया। जुलाई में रिलीफ कमिश्नर जम्मू में जो राशन बांटता है शरणार्थियों को,
उसकी तरफ से एक घोषणा होती है कि कश्मीर से विस्थापित जो हिंदू हैं वो अगर कोई प्रमाण दे दें कि वो कश्मीर में कभी थे, क्या प्रमाण, कोई बिजली का बिल अपने घर का, कोई राशन कार्ड अपने घर का, कोई बैंक की पासबुक हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डिग्री हो, हम उस पर गौर करेंगे और ये चीज आप एक पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। आप देखिए ये कितना अपमानजनक है। पहली बात तो जब घरों से आप निकले थे, आप घर के कागज और 30 साल पुराने बिजली के बिल संभाल के रखने के लिए नहीं निकले थे। कहां से लाएं? और अब हमें अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है, उस पर विचार किया जाएगा। कौन जाएगा कश्मीर? आप कह रहे हैं कि जो 15 साल से रह रहे हैं उनका उस पर एकाधिकार है, सब नौकरियों पर। पहले भी ऐसा ही था, पढ़ाई लिखाई पर एकाधिकार था, इलाज दवा खर्च पर एकाधिकार था, जमीन पर, दुकान पर, मकान पर, खेत पर, खलिहान पर एकाधिकार था। वोट दे सकते थे सिर्फ वही, चुनाव लड़ सकते थे सिर्फ वही। आपने फिर से एक रास्ता बना दिया। कल को इस डोमिसाइल के बेसिस पे और बहुत से विशेषाधिकार मिल जाएंगे लोगों को। क्या करेंगे आप? 370 को गाजे बाजे के साथ, ढोल के साथ आपने बाहर कर दिया 5 अगस्त को, और पिछले दरवाजे से या खिड़की से आप चोर दरवाजे से ला रहे हैं उन प्रावधानों को वापस। क्या मजबूरी है? किसने मांगा था? फिर प्रधानमंत्री जी ने बुलाया उन सब लोगों को जिनको नजरबंद किया था अशांति के आशंका में। कुछ महीने भी नहीं रखा, छोड़ना शुरू किया और फिर अपने घर बुलाया उन्होंने 22 जून 2021 को कि आइए आइए अब कश्मीर में लोकतंत्र कैसे बहाल होगा उसका परामर्श दीजिए। जिन लोगों को भर भर के कोसा था संसद में कि ये कश्मीर को बर्बाद करने के दोषी हैं, देश के करदाता का पैसा बर्बाद और लूटने के दोषी हैं, कश्मीर को जिहाद के हवाले करने के दोषी हैं, इन्होंने कश्मीर को चौपट किया है, उन लोगों से आप परामर्श कर रहे हैं। बताइए वहां लोकतंत्र कैसे बहाल होगा? और वो हाथ नचा नचा के कह रहे हैं कि देखेंगे, सोचेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पहले 370 वापस लाओ, पहले कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस लाओ, पहले ये करो, पहले पाकिस्तान से बात करो, चीन से बात करो। ऐसे लोगों को आप फिर से प्रामाणिकता दे रहे हैं। तो समझ में नहीं आया कि सरकार के पास कोई कार्यक्रम है क्या, कोई ठोस दृष्टि है क्या, कोई नीति है क्या कश्मीर को लेकर के, कि 370 केवल एक बॉक्स को चेक करना, एक एहसान जता देना देश पर कि देखो हमने कहा था 370 डन, जैसे कहा ना राम मंदिर डन, 370 डन, CAA डन। ये डन डनाडन डन वाली जो राजनीति है कि जमीन पर आपने कश्मीर में कुछ चेंज लाया कि नहीं लाया, उसकी कोई चिंता नहीं। मैंने कई बार पूछा कि आप कश्मीर के विषय में क्या नीति है, जो एक नेता थे अब नहीं है, रहे नहीं, उनसे बातचीत में उन्होंने कहा देखिए हमारी जिम्मेदारी कश्मीर को सामान्य करने की है। सामान्य करने का मतलब क्या? कहते हैं जो 4 दैनिक चीजें हैं वो होती रहें और 2 वार्षिक चीजें ठीक से हो जाएं तो कश्मीर सामान्य है। मतलब देखिए सड़क पर यातायात बिना अवरोध के बेरोक टोक चले, कहीं पर कोई रुकावट ना हो, पत्थरबाजी ना हो, रास्ता रोको ना हो, धरना प्रदर्शन ना हो, ठीक है जी। दूसरा, बाजार वक्त पे खुलें, वक्त पे बंद हों, जिसको बेचना बेचे, जिसको खरीदना है खरीदे। अच्छा, तीसरा, स्कूल और कॉलेज अपने एकेडमिक कैलेंडर से चलें, एग्जाम्स हों, परीक्षाएं हों, क्लासेस लगें, पढ़ाई लिखाई हो, ये तीसरा। और चौथा, दफ्तर लगें, काम पे आएं, लोग अपने काम कराएं, एक डिसिप्लिन 9 बजे शुरू हो, 5 बजे बंद हो, वो चले। ये 4 चीज़ें हर रोज़ होती हों और साल में टूरिज्म सीज़न में धड़ल्ले से आए, लाखों लोग आए और अमरनाथ तीर्थ यात्रा बिना किसी हादसे के टल जाए। ये 6 चीज़ें हो जाएं, कश्मीर सामान्य है। कहा जिहाद
जिहाद विहाद क्या होता है? ये 4 चीजें कश्मीर सामान्य है। समस्या का समाधान, देखिए समस्या हमने पैदा नहीं की तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम तो कश्मीर को मैनेज करने आए हैं, रिजॉल्व करने नहीं आए हैं। तो ये कश्मीर का मैनेजमेंट हो रहा था और इस विषय में लोगों को लगे कि कश्मीर रिजॉल्व हो गया है, सामान्य हो गया है, तो क्या करना है? 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे टांगने हैं पूरे शहर में, उसका एक अच्छा सा वीडियो क्लिप बनाना है और देश भर में व्हाट्सएप पर वायरल होना है कि देखो कश्मीर बदल गया है। आए जन्माष्टमी तो लाल चौक से राधा कृष्ण की झांकी निकलनी है, वो मंजीरे और ढोल बजाते हुए कीर्तन होना है और लोग कहेंगे कमाल है, कश्मीर में भी ये अब होने लगा है। तो इस तरह एक परसेप्शन मैनेजमेंट करना, लोगों को ये नहीं दिखेगा कि चप्पा चप्पा छान कर तैनात करके पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। उनको केवल इतना दिखेगा कि प्रधानमंत्री आए और हजारों लोगों के बीच बैठ के योगासन किया। इससे कश्मीर के सामान्यकरण का एक प्रपंच बेचा जा सकता है, लेकिन इस प्रपंच को देखकर कोई भोला वीरेंद्र पासवान बिहार से आए गोलगप्पे बेचने कश्मीर और मार दिया जाए तो क्या जवाब है? अरे बौखला गए हैं ये लोग, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान से आए कोई बैंक में क्लर्क अपने वो विंडो पर बैठा है और उसको उसी सीट पर बैठे बैठे गोली मार दी जाए। स्कूल में पढ़ाते हुए टीचर्स, उनको अलग किया जाए उनके शिनाख्त कार्ड देख करके कि ये किस धर्म के हैं और फिर कोने में ले जाके शूट कर दिया जाए। एक केमिस्ट है मक्खनलाल बिंद्रू, जिन्होंने कोरोना काल में सबकी वहां दौड़ धूप करके सेवा की, वो उस जो तब नहीं निकले जब सारा समुदाय निकल गया था, जिनकी कस्में खाते हैं लोग के बहुत भला आदमी है, बहुत सेवा की, उसको अपनी दुकान में बैठे बैठे आप भून दें गोलियों से। तो ये होता रहे तो आप कहें कि भाई ये तो चला आ रहा है, मर्डर तो हो ही रहे हैं, ये नई बात थोड़ी ही है, ये हमारे टाइम से 2014 से होने शुरू हुए हैं क्या? ये तो बहुत पहले से हो रहे हैं। देखिए पत्थरबाजी तो बंद हो गई है, हड़तालें तो बंद हो गई हैं। तो इस पर ये जो तू मैं की बहस है और ये जिम्मेदारी न लेना के देखिए हम तो कश्मीर को सामान्य करेंगे, रिजॉल्व करना देखो कब होगा, अपने आप होगा। तो ये जो राजनीति है, ये जो दृष्टिकोण है कश्मीर को लेकर के, इसके चलते तो कोई भी निष्कासित हिंदू कश्मीर नहीं लौट पाएगा। इस वक्त अगर मैं आपसे डेटा मांगूं तो कितने हिंदू कश्मीर में हैं? इस समय मुश्किल से कुछ 100 परिवार हैं। उनमें से भी लोगों ने अपनी महिलाओं को, बच्चों को बाहर भेजा है। वो वहाँ व्यवसाय की मजबूरी से हैं, रोजी रोटी की मजबूरी से हैं, या बाहर साधनों के अभाव के कारण वहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं आपसे सुशील ये समझूंगी, जब 30 साल पहले इस तरह का टर्मोइल हुआ था जब घाटी में, कैसे ये 100 फैमिलीज वहाँ बच गई? बहुत अच्छा सवाल है और मुझसे कई बार पूछा। एक्चुअली वहाँ के लोग मुंह चिढ़ाते हैं कि अगर ये रह सके तो आप क्यों नहीं रहे। ये बड़ा अच्छा सवाल। देखिए जिहाद का जो एक उद्देश्य था वो था घाटी से हिंदुओं की उपस्थिति को साफ करना। अधिकांश साफ हो गए, मतलब ये 0.01% भी नहीं रहे। तो ये सब जब हो गए तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का बचा रहना होना ना होना बराबर है। दूसरे, इनके पास कोई साधन नहीं थे, इनकी अपनी मजबूरी थी। आप इनसे पूछें, ये भी कहते हैं कि हम तो हैरान हैं, हम रह गए तो छूट गए किसी का, और हम इस लायक भी नहीं थे कि हम पर कोई अपनी गोलियां बर्बाद करे। इसलिए नहीं बचे कि उन पर दया आ गई, इसलिए नहीं बचे कि किसी ने तरस खाया, इसलिए कि उनका मरना या जीना कोई मायने नहीं रखता था जिहाद के लिए। उसका जो बड़ा उद्देश्य था वो पूरा हो गया था। दूसरी बात, बड़ा उद्देश्य क्या था? कि घाटी को हिंदू विहीन कर देना, घाटी से हिंदू की उपस्थिति को पूरी तरह साफ कर देना, और वो पूरी तरह साफ हो गई थी। ये बड़ा उद्देश्य था।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम 3-4 लाख लोग पूरी घाटी में थे। चाहे एक मोहल्ले में 1 या 2 घर ही रहे हों, लेकिन थे। हर कस्बे में, हर गांव में, हर जिले में, हर शहर में थे। जहां नहीं थे किसी अपवाद के गांव में, वहां आना जाना था, एक अध्यापक के नाते, एक डाकिये के नाते, एक सरकारी कर्मचारी के नाते। ठीक है, इस कारण हमारी पूरे कश्मीर पर पहुंच थी, नजर थी, पहचान थी। हम जानते थे कि कौन कहां है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। और हमारे बारे में ये पक्का था कि हम भारत के प्रति निष्ठावान हैं और ऐसे किसी भी आंदोलन को जो भारत को तोड़ने वाला है, उसके सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं। तो इसलिए हमारे समुदाय का वहां रहना जिहाद को खटकता था। तो जब अधिकांश 90 क्या 99.9% समुदाय आपने साफ कर दिया, तो फिर जो बचे रह गए उनको लेकर के उन्होंने मशक्कत नहीं की। ये पहला कारण है। जो दूसरा कारण मैं बता रहा था, ये जो बचे रह गए ये सॉफ्ट टारगेट्स थे, ये हॉस्टेजेस थे। आपने कभी भी इस देश को चेतावनी देनी हो तो कहां जाकर किसकी गर्दन मरोड़नी है इसके लिए ढूंढना ना पड़े, चिन्हित करके रखा हुआ है। और ऐसा हुआ, वंदहामा में पूरे के पूरे गांव को खड़ा करके 28 लोगों को गोली मार दी गई। नदी मर्ग में इसी तरह का नरसंहार हुआ, संग्रामपुरा में इसी तरह का नरसंहार हुआ। तो ऐसे नरसंहारों के लिए भी तो कुछ बचे रहने चाहिए। छती सिंहपुरा में नरसंहार हुआ, तो एक कारण ये भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ तो ऐसे जीवन थे जो उनकी गोलियों से कम कीमती थे। उनको कभी भी मारा जा सकता था, तो मारने की कोई हड़बड़ी नहीं थी। अभी ये जो चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर के आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे? और उमर अब्दुल्ला की सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? उमर अब्दुल्ला की सरकार से कोई क्या उम्मीद कर सकता है? ये वही सरकार है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार, जो हमारे निष्कासन के समय भी थी। वो तब फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का गठबंधन था। ये उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन है, उन्हीं के बेटों का। क्या उम्मीद की जा सकती है? चुनाव, कश्मीर के चुनाव ने एक वैधानिक ठप्पा लगाया है, लोकतंत्र का ठप्पा लगाया है जिहाद पर। यह 5वां चुनाव है जो हमारी अनुपस्थिति में कश्मीर में हो रहा है, और ऐसे हो रहा है मानो हमारा वहां होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। लोकतंत्र की प्रक्रिया जारी है, और लोकतंत्र को कुल मिलाकर आपने निचोड़ उसका लब्बो-लुआब चुनाव में देख लिया है कि चुनाव है तो लोकतंत्र है। चाहे उस लोकतंत्र से फिर इंजीनियर रशीद जैसा जिहादी चुन के आता हो, उसका भाई खुर्शीद चुन के आता हो, या अन्य जिहादी चुन करके आए, लेकिन लोकतंत्र है, उसका पाखंड है, उसका प्रपंच है, उसका दिखावा है, तो चुनाव है। तो कभी सुशील जी, जैसे अब इतने साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 साल में ठीक है, एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि एक ब्लैक पीरियड रहा हिस्ट्री में। कश्मीर को जब जब याद किया जाएगा तो एक ये तो बहुत बड़ा एक सेटबैक का है, एक बात होती रहेगी जनरेशन्स तक। लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कश्मीरी हिंदुओं ने एका दिखाते हुए वापस घाटी की तरफ जाने का एक मंशा बनाई हो? हुई ना, हुई। पिछले 30-35 सालों में यद्यपि समुदाय ने देखा कि वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, सुधरी नहीं हैं, तो जाने का सवाल नहीं होता, लेकिन व्यक्तियों ने निजी तौर पर ये जोखिम उठाया और गए, मारे गए। प्रधानमंत्री के पैकेज में उन्होंने एक नौकरियों का एक पूरी व्यवस्था की कि हम कुछ 4-6 हज़ार नौकरियां देंगे कश्मीरी हिंदू लड़कों को, बेटियों को, वहाँ ले जाएंगे पुनः। वो अपने घरों में नहीं रह सके वहाँ, उनके लिए कांटेदार तार लगाकर बाड़े बनाए गए। उन बाड़ों में वो टेम्पररी पोटा केबिन्स होते हैं पीवीसी के, ऐसे दड़बों में उन्हें रखा गया। उनको सुरक्षा में अपने काम की जगह पर बसों में सीआरपीएफ की, पुलिस की पहरेदारी में ले जाया गया। उन कैंपों को कांटेदार तार को पहरे में रखा गया। ऐसे जू की तरह, चिड़ियाघरों की तरह बाड़े में, जंगलों में
बचा करके रखे, क्योंकि ये जतलाना है कि हम ले गए हैं उन्हें वापस। वो फिर भी मारे गए, वो अपने काम की जगहों पर मारे गए, वो बाजारों में मारे गए, उन पर हमले हुए उन कैंपों के अंदर। जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हो गया और उसकी शव यात्रा में कलाशनिकोव से फायरिंग हो रही है, कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है, वो उसका जनाजा खत्म होने के बाद कैंपों को घेर लिया गया हजारों की भीड़ ने। और वो पोटा केबिन में पीवीसी के कैंप, दीवारों में क्या ताकत होती है, पथराव हुए बड़े बड़े पत्थर वो टूट गए, लोग भय से कांपते रहे, रात रात भर फोन आया, अगले दिन सुबह किसी तरह जान बचाकर सब निकले भागे। ये हाल है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने हिम्मत करके ये जोखिम नहीं उठाया हो, लेकिन उनका उदाहरण बना दिया गया कि ऐसा करोगे तो ये होगा तुम्हारे साथ। अब क्यों नहीं, मतलब अब जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई हैं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, रिमूवल के बाद, वहाँ पे परिस्थितियाँ टूरिज़्म को लेकर के, बिज़नेस को लेकर के और एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट को लेकर के काफ़ी चीज़ों के बारे में बात टाइम एंड अगेन सामने आ रही है। अब क्यों नहीं ये मांग कह लीजिए कि या वापसी का एक निर्णय या एक अपना प्रतिनिधित्व का निर्णय अब क्यों नहीं लिया जा रहा है? कौन लेगा ये निर्णय और क्यों लेगा? स्मृति जी, जब इस समुदाय को कश्मीर से निकलना पड़ा, किसी ने निर्णय नहीं लिया था। जब आंखों के सामने दिख रहा था कि मौत नाच रही है और बचाने में कोई इच्छुक नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई नौकरशाही नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई नहीं है, बल्कि सबने मुंह सी लिए हैं, इस पर कोई रो भी नहीं रहा है, तो लोगों ने निर्णय लिया कि हम अब इस स्थान को छोड़ेंगे। किसी से पूछ के नहीं छोड़ा था, किसी की अनुमति लेने नहीं गए थे, अपना सर्वस्व वहां त्याग करके आ गए। आज अगर परिस्थितियां ठीक होंगी तो हम किसी की अनुमति नहीं लेंगे। वो हमारा घर है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे तीर्थ हैं, वहां हमारे मंदिर हैं, हमारे शमशान हैं, हमारे खेत खलिहान हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन परिस्थितियां सुधरे तो आज भी शरणार्थी कैंप चल रहे हैं। एक सबसे बड़ा कैंप जगती में है, 20,000 से ज्यादा शरणार्थी हैं, वहां पड़े हुए हैं दशकों से, क्यों नहीं जाएंगे? वो सड़ रहे हैं। परिस्थितियां सुधरे तो, अगर परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं तो ये क्यों अपेक्षा पाली जाए हमसे कि हम वहां मरने के लिए जाएं? दूसरा प्रश्न, ये हमसे क्यों पूछा जाता है? क्या इस देश को ऐसे भूभाग में देशभक्त जन की आवश्यकता नहीं है जो बिना शर्तों के इस देश को अपना कहे? हमारी ये व्यवस्था कब तक ऐसे भूभाग को अपना कह पाएगी जहां बिना शर्तों के इस देश के प्रति निष्ठा रखने वाला कोई जन ना हो? मुझे लगता है हमसे ज्यादा जरूरत इस देश की है कि वहां कश्मीर में इस देश को अपनाने वाला, अपने आप को भारतीय कहने वाला, बिना शर्तों के, बिना रियायतों के, बिना खुशामद के, ऐसा जन वहां हो। हम तो निकाले ही इसी वजह से गए थे ना, कि हम इस देश के प्रति निष्ठावान थे, हम तिरंगे के प्रति निष्ठावान थे, हम अपना धर्म बदल लेते, हम भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रह लेते आराम से। अगर इस देश को ऐसे समुदाय की वहां आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो वैसी परिस्थितियां पैदा नहीं कर रहा, तो इस समुदाय को कौन सी मजबूरी है कि वो वहां जाकर के मरे? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका हमें आज तक उत्तर नहीं मिला। हमसे प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है कि जाते क्यों नहीं हो। अब तो 370 भी हट गया, और ये जानने के बावजूद कि वहां आज भी ये जो सामान्य स्थिति होने का पाखंड किया जाता है ना, स्मृति जी, मैं आपको 2 तथ्य दे रहा हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को। कश्मीर में AFSPA लागू है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तब लगता है जब सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था टूट जाती है, जब
पुलिस के हाथ में कंट्रोल नहीं रह पाता, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा सकती, तो फौज को बुलाया जाता है और फौज कहती है कि हम जब तक AFSPA का छत्र नहीं होगा हम नहीं आएंगे। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का एक और नाम है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरिया यानी सरकार कह रही है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, अगर आपको सामान्य लगता है तो हटाइए AFSPA को, वो नहीं हटाएंगे, लेकिन ये पाखंड करेंगे कि कश्मीर सामान्य हो गया है। दूसरा, AFSPA के तहत कश्मीर में इस समय 2-4 नहीं, 8-10 नहीं, 20-25 नहीं, 65 बटालियंस हैं राष्ट्रीय राइफल्स की तैनात। अगर कश्मीर सामान्य आपने 1 बटालियन कम की कहीं, तो ये कौन सा ढोंग है, ये कौन सा पाखंड है कि कश्मीर सामान्य हो गया? ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? तो कम से कम कश्मीर को सामान्य कीजिए। यह प्रश्न पूछने से पहले कि आप कब जाएंगे, क्यों नहीं जाते? सुशील जी, क्या फ्यूचर देखते हैं आप कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीर का? आने वाली जनरेशन जो है, अभी 12-15 साल के बच्चे हैं, कहाँ देखते हैं खुद को? देखिए, हमारी, क्योंकि यंग भारत की बात हो रही है, ये वही बच्चे हैं जो आने वाले कुछ समय में भारत का भविष्य बदलने का कैलिबर रख सकते हैं। क्या लगता है आपको? इसके प्रश्न के 2 उत्तर मैं देना चाहूँगा। पहला ये कि जहाँ तक कश्मीर से निष्कासित हिंदुओं की बात है, हमारी तीसरी पीढ़ी जवान हो गई है। कश्मीर के बाहर वो पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, उन्होंने कश्मीर नहीं देखा, उनको भाषा भी टूटी फूटी ही आती है, वो उस कश्मीर के रहन सहन और जीवन शैली से कट गए हैं। एक और पीढ़ी आ जाएगी तो फिर आपको अपने आप को कश्मीरी कहने वाले और कश्मीरी बोलने वाले, कश्मीरी जीवन जीने वाले ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आधे से ज़्यादा विवाह समुदाय के बाहर हो रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी से हम हमारी अस्मिता को खो रहे हैं। जैसे हाथ में से रेत बालू निकल जाती है, तो हमारा कश्मीर में जाना अपनी पहचान को, अपने समुदाय को पुनर्जीवित करने वाला एक काम है। ये तो एक बात है। तो इसके लिए हमारा समुदाय इस समय बहुत ही अंधकारमय भविष्य देख रहा है। दूसरा उत्तर है इसका कि कश्मीर में जो चुनौती भारत को है, वो केवल कश्मीर को लेकर के नहीं है, वो पूरे भारत को लेकर के है। कश्मीर एक टेस्ट केस है, एक लो हैंगिंग फ्रूट है, नीचे लटका हुआ फल है। जिहाद ने सबसे पहले यहां जोर आजमाइश की है। आप कश्मीर से पांव उखड़ने देते हैं अपने, तो शेष भारत में कहां जमा पाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। और जिहाद भांप गया है आपकी कमजोरी, तो इसलिए वो आपको केरल में चुनौती दे रहा है, बंगाल में चुनौती दे रहा है, उत्तर प्रदेश के कई कस्बों में चुनौती दे रहा है, देश भर में। अब तो कश्मीर एक मेटाफर, एक एग्जाम्पल बन गया है। जिसको लगता है कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, वो कहता है कि यहाँ कश्मीर बनता जा रहा है। तो यदि देश कश्मीर के विषय में पाखंड करता रहा, ढोंग करता रहा, नीतियों और निर्णयों में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो देश का भविष्य भी, आप कितना विकास कर लें। देखिए, जब इस देश में हमलावर आए, ये देश सोने की चिड़िया था, ये विकास के चरमोत्कर्ष पर था। दुनिया का 25-26% GDP भारत में था। अगर इस्लाम आया, अंग्रेज आए, दूर यूरोप से पानी के जहाज़ों को खेते हुए आए, तो यहाँ पर्यटन करने नहीं आए थे, यहाँ तीर्थाटन करने नहीं आए थे, यहाँ माल था, यहाँ संपन्नता थी, उसके लिए आए थे। उस संपन्नता के बावजूद हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा संकट बोध, हमारा शत्रु बोध जीवित नहीं था। हमारी सामान्य बुद्धि को पता नहीं क्या लकवा मारा था, हम नहीं जानते थे कि हमारा किन लोगों से पाला पड़ा है। आज भी हम इस देश को हट्टा कट्टा करके, विकसित करके 2047 तक किन हाथों में सौंप के जाएंगे? किसके लिए विकसित कर रहे हैं इस देश को? यदि हम इसे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो क्या मायने हैं इस विकास के?
जेएनयू और कश्मीर कनेक्शन को लेकर के लगातार चर्चाएं रहती हैं, बातें होती रहती हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ वहाँ से निकलती हैं, आज़ादी की बात करती हैं। वामपंथियों का गढ़ कहा जाता है जेएनयू को। समझना चाहूँगी कि आप वामपंथ को कैसे समझते हैं और क्या ये कनेक्शन है जेएनयू और कश्मीर का? जेएनयू एक नर्सरी के तौर पे बनाया गया 60 के अंतिम वर्षों में, 60 के दशक के अंतिम वर्षों में। प्रोफेसर नूरुल हसन जो एक साम्यवादी थे और इंदिरा गांधी कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने चहेतों को, कार्ड होल्डर्स को फैकल्टी में भर भर के डाल दिया और वहाँ के करिकुलम को, वहाँ के एडमिशन प्रोसेस को, वहाँ की पूरी व्यवस्था को एक पेट्रनेज की तरह उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बदल दिया कि जहाँ देश के कोने कोने से छटे हुए रेडिकल्स, नक्सली, साम्यवादी आते थे और ऐसे संगठन बन गए। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी ज़्यादातर, और वहाँ भेदभाव हुआ, अत्याचार हुआ उन पर जो उनसे सहमत नहीं थे, चाहे वो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हों या फैकल्टी में पढ़ाने वाले अध्यापक हों। जो इस विचारधारा से सहमत नहीं थे वो प्रताड़ित हुए, वो कहीं के नहीं रहे। ऐसा करते करते पनपते पनपते वो इस स्थिति में पहुंचा कि जिहाद और साम्यवाद का एक गठजोड़ बन गया। ये गठजोड़ जेएनयू में अनूठा नहीं था, ये ईरान में भी था। इस बात के बावजूद कि ईरान में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले साम्यवादियों की गर्दन उतारी उन्होंने। पाकिस्तान जब एक इस्लामी स्टेट बना तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का नामो निशान नहीं बचा। बांग्लादेश के इस्लामीकरण के बाद वहाँ पर एथीस्ट तक अपनी जान बचाने को भागते फिरते थे। कम्युनिज्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही, लेफ्ट रहा ही नहीं वहाँ। तो इसके बावजूद लेफ्ट का ये एक अजीब सा ढर रहा है कि वो जिहाद को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं और जिहाद के साथ गठजोड़ करते हैं। तो जेएनयू में ये गठजोड़ देखने को मिलता है। मतलब अच्छे खासे साम्यवादी लड़कियां सिगरेट पीने वाली, शराब पीने वाली कश्मीर जाकर के हिजाब पहन लेती हैं, वहाँ वो कंजर्वेटिव हो जाती हैं और जेएनयू में लिबरल हो जाती हैं। इस तरह का ढोंग और पाखंड चलता है और यही कारण रहा कि जेएनयू में से इस तरह के दूषित और घृणा से भरे हुए, जहर से भरे हुए मस्तिष्क निकले जो कि देश विरोधी थे, देश को तोड़ना चाहते थे। उनके नारे भी थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि उनको लगता था कि वो जो माओवादी नक्सली आंदोलन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, वो भी इंडियन स्टेट के अगेंस्ट है और जिहाद भी इंडियन स्टेट के अगेंस्ट है। तो दोनों का अगर दुश्मन एक है तो क्यों ना मिल के लड़ा जाए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत जल्दी से मैं इसका जवाब लेना चाहूँगी आपसे सुशील जी, कि ये जो वामपंथी होते हैं अक्सर ये चीज़ कहते हैं, या ये जो इस विचारधारा को मानते हैं या जो कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि भगत सिंह भी तो कम्युनिस्ट थे, वो भी तो लेफ्टिस्ट थे, तो हम तो भगत सिंह के वो जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके विचारों को, उनकी सोच को। ऐसा है, बड़े अवसरवादी हैं ये पाखंडी। गांव में जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि हनुमान जी का भी झंडा लाल है, हमारा भी झंडा लाल है, तो हनुमान जी भी कम्युनिस्ट थे। तो वो जो ना करें गनीमत है। भगत सिंह ने भारतीय सोशलिस्ट गदर पार्टी बनाई, सोशलिस्ट कहा उन्होंने, अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं कहा। उस समय एक लेफ्ट का प्रभाव था, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि भगत सिंह एक आर्य समाजी परिवार के सिख थे। उनके पिता अजीत सिंह आर्य समाजी थे, वो स्वयं आर्य समाजी थे। लाला लाजपत राय पर जब लाठियां पड़ी, जो कि प्रखर आर्य समाजी नेता थे, उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने क्रांति की बात उठाई। और जो भी क्रांति की बात करेगा वो कम्युनिस्ट होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट क्रांति की बात करते हैं, इसलिए भगत सिंह कम्युनिस्ट हैं, ये भी ठीक नहीं है। भगत सिंह
बहुत से विचारों को तब पढ़ रहे थे। रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, पूरा विश्व उससे प्रभावित था। उनके मन में भी ऐसे कुछ विचार थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी कम्युनिस्ट नहीं कहा। उन्होंने क्रांति की बात की, लेकिन वो कम्युनिस्ट क्रांति वाली बात नहीं थी, और वो प्रखर देशभक्त थे। आर्य समाज कम्युनिज्म की भाषा नहीं है, वो आर्य समाजी परिवार से थे, और जिन व्यक्तियों के साथ मिलकर के उन्होंने क्रांति की बात की, जिनसे प्रेरणा ली, वो लाला लाजपत राय कम्युनिस्ट नहीं थे, वो चंद्रशेखर आज़ाद जिनके शिष्य थे वो कम्युनिस्ट नहीं थे। तो ऐसा कहना, ये कम्युनिज्म में एप्रोप्रिएट कर लेना, जिसको आप लड़ करके परास्त नहीं कर सकते, उस पर अपना चोला डाल देना, किसी भी उठी हुई जगह पर हरी चादर डाल करके उसको मज़ार कह देना, मतलब ये अजीब सी बात। दिस इज लैंड ग्रैबिंग, दिस इज लेगेसी ग्रैबिंग। आप किसी भी परंपरा को झपट कर उठाई गिरे की तरह ले जाएं, झपट मार की तरह, ये प्रयास रहता है, क्योंकि वो एक आइकॉन है, एक लोगों के मन में शहीद आज़म, वीर गति प्राप्त करने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा व्यक्तित्व। तो इसलिए उसको चुरा लेना अपने लिए, ये लालच है। लेकिन इस पर पाखंड ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता है, क्योंकि उनका लिखा हुआ साहित्य सामने है, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनके सहयोगी सामने है। कतई उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ये उनकी स्मृति के साथ, उनके कर्तृत्व के साथ, उनकी जो शहादत थी उसके साथ अन्याय है। सुशील जी, बहुत अच्छा इंटरेक्शन ये रहा आपसे। उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ इस कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो ये पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो फैक्ट चेक भी करते हैं या जा कर के रेफ़र करते हैं कि फ़लानी किताब पढ़ लेते हैं, या ये डेटा दिया है तो उस डेटा को देखें और क्या डिटेल्स हैं। तो यही उम्मीद भी मेरी रहती है कि एक अच्छा कंटेंट, एक होपफुल कंटेंट और एक ऐसा कंटेंट जो यंगस्टर्स को दिशा दे पाए, वो लगातार जागरण मंथन के मंच से मैं करती आई हूँ। और इसी के चलते इतने एपिसोड, इतने प्यार मिला तभी इतने एपिसोड कर पाए। और ये अगेन आई वाज वेरी हैप्पी टू गेट योर टाइम फॉर दिस शो। स्मृति जी, ये एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे समय का ये वरदान है, क्योंकि मैं जिन दिनों पढ़ रहा था, घुटन होती थी जिस तरह समाचार तंत्र पर, संचार तंत्र पर कुछ लोग कुंडली मारकर बैठ गए थे और अन्य विचारों को आने नहीं देते थे। वो चौकीदारी, गेटकीपर बन गए थे कि क्या छपेगा, क्या नहीं छपेगा, सुर्खी में क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, पहले पन्ने पर क्या होगा और आखिरी पन्ने पर क्या होगा। आज टेक्नोलॉजी ने और इस तरह के कार्यक्रमों ने एक फ्लैट ग्राउंड, एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समान अवसर की व्यवस्था सब विचारों को दी है। और हमारे पाठ्यक्रम आज भी बाधित हैं, आज भी उनमें तथ्य नहीं है, आज भी उनमें प्रोपेगेंडा है। तो अगर उसके समानांतर कोई ऐसा कार्यक्रम, ऐसी व्यवस्था चले जो कि ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक स्रोत दे पाए जानकारी का, तथ्य का, तर्क का, दृष्टिकोण का, तो उसका स्वागत होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा कार्य आप कर रही हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, अपना समय देने के लिए, शो पर आने के लिए। और मुझे लगता है कि ये चर्चा आगे और भी होनी चाहिए। समय एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई विषय पे बात कर रहे होते हैं, विषय कभी छोटा नहीं होता, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे में सीमित करना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि शो पे बार बार आमंत्रित करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी टॉपिक को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।